हेलो स्टूडेंट, बीए पार्ट फर्स्ट संगीत का सेकंड यूनिट आज हम लेंगे, जिसका थर्ड टॉपिक है विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने तानपुरा और तबला वाद्य यंत्रों के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। आज हम देखेंगे सितार और पखावज के बारे में। सितार उत्तर भारतीय संगीत में सितार एक लोकप्रिय वाद्य है। पाश्चात्य देशों में भी इसका प्रचार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी मधुरता श्रोताओं को अपनी ओर शीघ्र आकृष्ट कर लेती है। इसमें पर्दे होने के कारण प्रारंभ में ये सरल है, किंतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं कठिन होता जाता है। अब हम सितार के अंगों के बारे में देखेंगे। पहला है इसमें तुम्बा। सितार के नीचे का भाग जो गोल लौकी का होता है तुम्बा कहलाता है। दूसरा, तुम्बे के नीचे के भाग में जिस वस्तु से सितार के तार बांधे जाते हैं उसे कील अथवा मोगरा कहा जाता है। तीसरा भाग है तबली। तुम्बे का थोड़ा भाग काट कर पतली लकड़ी से ढक दिया जाता है। इस ढक्कन को तबली कहते हैं। नेक्स्ट है घुरच। तबली के ऊपर लकड़ी या हाथी दांत की एक चौकी होती है जिस पर तार रखे जाते हैं। इसे घुरच अथवा ब्रिज कहते हैं। इसकी ऊपरी सतह जवारी कहलाती है। नेक्स्ट है डांड। सितार की लंबी खोखली लकड़ी जिसमें पर्दे बंधे रहते हैं डांड कहलाती है। गुल, यह वह भाग है जहाँ तुम्बी और डांड जुड़ते हैं। मनका, सितार के तार को मिलाने के लिए उसमें जो मोती पिरोई जाती है उसे मनका कहते हैं। पर्दा, सितार में डांड के ऊपर पीतल अथवा लोहे की सलाइयों के टुकड़े तांत से बांध दिए जाते हैं जिन्हें पर्दा अथवा सुंदरी कहते हैं। पर्दे 16 से 24 तक होते हैं। नेक्स्ट है अटी। सितार के ऊपरी सिरे पर हाथी दांत की 2 पट्टियाँ होती हैं। पहली पट्टी जिसके ऊपर तार रखे जाते हैं अटी कहलाती है। सितार का नेक्स्ट अंग है तार गहन। दूसरी पट्टी जिसके बीच से तार गुजरता हुआ खूंटी से बांध दिया जाता है तार गहन कहलाता है। खूंटियाँ, सितार के तारों को कसने के लिए डांड में लकड़ी की कुछ चाबियाँ होती हैं जिन्हें खूंटी कहते हैं। तरब, अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं जिसके लिए अलग अलग छोटी छोटी खूंटियाँ तथा एक छोटा सा घुरच होता है। उन्हें तरब कहते हैं। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। मिजराव, लोहे के तार की बनी हुई वह वस्तु जिसे दाहिने हाथ की तर्जनी में फंसाकर सितार के तारों को आघात करते हैं मिजराव कहलाती है। नेक्स्ट है तार। तरब के तारों के अतिरिक्त सितार में 7 तार होते हैं जिन्हें विभिन्न स्वरों में मिलाते हैं। हम देखेंगे सितार का संक्षिप्त इतिहास। सितार के जन्म के विषय में विद्वानों के कई मत हैं। अभी तक किसी भी मत के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका है। पहला मत यह है कि इस वाद्य की रचना वीणा के आधार पर हुई। दूसरे मतानुसार मध्यमाली वीणा से सितार की रचना तो हुई, किंतु आविष्कारक थे अमीर खुसरो। खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। अमीर खुसरो ने सितार का नाम सहतार रखा, जो बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया। फारसी में सह के अर्थ 3 होते हैं। उस समय सितार में 3 तार और 14 पर्दे लगाए जाते थे। धीरे धीरे तार और पर्दों की संख्या बढ़ती गई और अब 7 तार और 16 से 24 तक पर्दे लगाए जाते हैं। तीसरे मतानुसार यह वाद्य भारतीय है और पर्शिया से भारत में आया। इन तीनों मतों की अपेक्षा दूसरे मत के मानने वाले अधिक संगीतज्ञ हैं। अमीर खुसरो ने सितार के प्रचार में हाथ बटाया और उनके नाम से ही सितार का एक घराना चल पड़ा। एक और अमीर खुसरो और दूसरी ओर तानसेन की शिष्य और वंश परंपरा में सितार बजाया जाता रहा।
तानसेन घराना सैनी घराने के नाम से प्रसिद्ध है। इस घराने के अमृत सेन और निहाल सेन ने सितार के अंगों में बहुत कुछ संशोधन और परिवर्धन किया। इस घराने के अंतिम तंत्रकार जयपुर के अमीर खां थे। कुछ सरोदियों ने भी सितार सिखाया, जैसे मेहर के अलाउद्दीन खां ने स्वर्गीय निखिल बनर्जी और पंडित रविशंकर को सितार सिखाया, जो हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार रहे हैं। यह था सितार का संक्षिप्त इतिहास। अब हम देखेंगे पखावज। एक ताल वाद्य है। पखावज मुरज मर्दल, ये मृदंग के ही नाम है। नटराज शंकर का डमरू सबसे प्राचीन अवनद्य वाद्य है। उसी के आधार पर मृदंग की उत्पत्ति हुई है। मृदंग की प्राचीनता का प्रमाण ऋग्वेद से मिलता है। इसमें वीणा, मृदंग, वंशी और डमरू का वर्णन आया है। पुरातन काल में मृदंग को पुष्कर वाद्यों की श्रेणी में प्रथम वाद्य कहा जाता था। ऐसा भरत मत के ग्रंथों में वर्णन मिलता है। पुष्कर वाद्य देवताओं को अति प्रिय था। इसकी ताल के साथ साथ नृत्य हुआ करता था। इसका प्रमाण अनेक प्राचीन मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा मिलता है। प्राचीन पुष्कर वाद्य कई प्रकार के होते थे, जैसे हरितकी, जवाकृति, गौपुच्छाकृति आदि। पखावज, मुरज और मर्दल ये नाम भी मृदंग के ही हैं। इस प्रकार के विभिन्न नाम और उनकी आकृतियों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। मृदंग का विशेष प्रचार दक्षिण भारत में रहा, जिसे वहाँ मृदंगम कहा जाता है। कुछ समय बाद उत्तर भारत के संगीतज्ञों ने मृदंग से मिलता जुलता प्रकार बनाकर उसका नाम पखावज रख लिया। पखावज पर अनेक कठिन तालों का प्रयोग हुआ करता था। चौताल, धमार, ब्रह्म, रुद्र, विष्णु, लक्ष्मी, सवारी इत्यादि तालें इस पर बजाई जाती थी। किंतु जब से तबले का आविष्कार हुआ, मृदंग का प्रचार बहुत कम हो गया। अब तो मृदंग के दर्शन प्राय मंदिरों या कीर्तन मंडलियों में ही होते हैं। बंगाल की ओर मृदंग को खोल कहते हैं। प्रसिद्ध पखावजियों में भवानी प्रसाद सिंह को भातखंडे जी ने अप्रतिम पखावजी कहकर संबोधित किया है। प्रसिद्ध पखावजी उदय सिंह इन्हीं के शिष्य थे। अवध के नवाब द्वारा उन्हें कुंवरदास की पदवी प्राप्त हुई थी। कहा जाता है कि एक बार वाजिद अली शाह की एक महफिल में उदय सिंह व जोध सिंह पखावजी को राजा ने 10,000 रुपये की थैली उनकी कला पर प्रसन्न होकर पुरस्कार में दी थी। इनके पश्चात ताज खां, भवानी सिंह, खलीफा, नासिर खां इत्यादि पखावजी प्रसिद्ध हुए। अब हम देखेंगे पखावज की बनावट। दायां तबला और बायां टग्गा दोनों के निचले भाग मिलाकर एक जगह ढोलक की तरह रख दिए जाएं तो पखावज जैसा रूप ही बन जाता है। तबला और पखावज में एक भेद तो यह है कि पखावज में दायां और बायां अलग अलग न होकर दोनों का आकार एक ही है। दोनों का आकाश यानी पोल एक ही है। यही कारण है कि तबले की अपेक्षा पखावज में गूंज अधिक पाई जाती है, क्योंकि एक तरफ थाप देने से दूसरी ओर गूंज स्वयं उत्पन्न होती है। दूसरा भेद तबला और पखावज में यह है कि तबले के बोल बजाने में थाप का प्रयोग कम होता है, किंतु अन्य उंगलियों का काम अधिक होता है। पखावज में बाईं ओर गीला आटा लगाया जाता है। जब स्वर नीचा करना होता है तो आटा कुछ अधिक लगाते हैं। ऊंचा स्वर करने के लिए आटा कम कर देते हैं। तबला और पखावज को मिलाने का ढंग एक जैसा ही है। पखावज के बोल संगीत रत्नाकर ग्रंथ में मृदंग के 16 वर्ण या पाठ माने गए हैं। आधुनिक कलाकारों द्वारा मृदंग के अक्षर बोल दूसरे ही निश्चित किए गए हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। खुले बोल,
खुले बोल क्या होते हैं? जिन अक्षरों को बजाने पर सुरीली गूंज निकलती है वे खुले बोल कहलाते हैं। बंद बोल जिनको बजाने के बाद सुरीली ध्वनि न निकलकर दबी हुई आवाज़ निकलती है वे बंद बोल कहलाते हैं। थाप, जब शाई के ऊपर वाले आधे भाग पर सब उंगलियां मिलाकर पंजा मारा जाए और शीघ्र ही कनिष्का उंगली की ओर वाला हथेली का भाग शाई के किनारे पर जाए तो इस कृत्य को थाप कहते हैं। तो ये थी विद्यार्थियों सितार और पखावज के बारे में संक्षिप्त जानकारी।